हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब स्टडी हुई आसान जब नॉलेज मिलेगा फार्मा का, जो आपको बनाएगा एक परफेक्ट फार्मासिस्ट। शिक्षा है सभी के लिए और फार्मा है सबके लाइफ के लिए। जय सेवा, जय शिक्षा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस और बफर के बारे में हम बात कर रहे थे। एसिड बेस के पूरे कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूँ और बफर्स का हम चालू कर चुके हैं कि बफर क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बफर्स आर द सॉल्यूशंस और द लिक्विड who resist the pH change of a particular solution when it's added to a particular system। मतलब किसी भी सिस्टम में डाले जाने पर वह उस सिस्टम के pH चेंज को रोकता है या फिर उस pH चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। तो उसको क्या कहते हैं अपन, बफर कहते हैं, है ना। अब बफर का एक स्पेसिफिक मैं चीज बताता है, बफर का एक सिस्टम होता है ना, कि किस स्ट्रॉन्ग एसिड में किस सॉल्ट को डालेंगे तब किस तरह का अपने को बफर सॉल्यूशन सिस्टम प्राप्त होगा। उस सिस्टम के बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको रटना ही रटना है। ठीक है, तो बफर सिस्टम सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए और जिस तरह से मैं इस यहाँ पे लिखवा रहा हूँ या फिर यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको आप सिर्फ ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि ध्यान देने से चीज़ें आपको याद रह जाएगी, तो स्पेसिफिकली आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बफर सबसे पहले क्या लिखेंगे, बफर सिस्टम इज अ पेयर्स रिलेटेड टू केमिकल कंपाउंड्स। बफर सिस्टम इज ए पेयर्स रिलेटेड टू केमिकल कंपाउंड who is capable of resisting pH change, who is capable of resisting pH change। मतलब बफर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से अधिक, पेयर्स का मतलब कितना होता है, दो या दो से अधिक होता है। पेयर्स का मीनिंग रिलेटेड टू केमिकल कंपाउंड्स, उसी केमिकल्स के उसी केमिकल जो केमिकल अपने को जिसका पीएच चेंज अपने को रोकना है उसी से मिलते जुलते किसी कंपाउंड्स का वीक एसिड और उसका सॉल्ट लेंगे, है ना। वीक एसिड और उसका सॉल्ट लेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, अपना एक बफर सिस्टम बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। क्या करेगा, चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। इसी को बोलेंगे अपन क्या, बफर सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और जिस तरह से मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है उस तरह से आप अपने नोट्स में बनाएंगे और जो लिखने की टेक्निक मैंने आपको सिखाई है उसी टेक्निक के साथ आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फिर अपन बात करें, अगर डेफिनेशन मैंने ये बता दी, ठीक है, अगर अपन किसी भी बफर सिस्टम में कोई भी बफर सिस्टम अपन ने बना लिया, अब किस तरह से बनाएंगे सर अपन बफर सिस्टम, उसका एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, अपन किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर अपने को बनाना है, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अपने को अगर बनाना है, क्या बनाना है, बफर सिस्टम बनाना है, तो क्या लेंगे अपन, सबसे पहले एक वीक एसिड लेंगे और उसी से मिलता जुलता एक उसका सॉल्ट ले लेंगे। वीक एसिड लेंगे और उसी का मिलता जुलता एक सॉल्ट ले लेंगे। ऐसे ही लिखते हैं अपन, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, देन वी क्रिएट अ बफर सिस्टम फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देखिए इस चीज को। वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट क्रिएट अ बफर सिस्टम फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, उसी तरह वीक अगर अपने को बनाना है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बफर सिस्टम बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे अपन, सबसे पहले अपन लेंगे वीक बेस और उसका सॉल्ट, इट्स सॉल्ट, है ना, इसी का सॉल्ट लेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाया है, NH4OH क्या है, ये एक वीक बेस है। NH4OH क्या है, एक वीक बेस है। अब इसका अपन क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे, जिसमें NH4 तो होगा ही होगा, बस क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म में होगा। NH4 के सॉल्ट फॉर्म क्या होगा, NH4Cl हो गया। क्या मिला अपने को, सेम मोइटी मिली NH4 की, है ना। आपको क्या मिली, सेम मोइटी मिली इसी में, है ना। तो आपको इसी तरह से सोचना है। यहाँ पे भी आप देखिए
वीक एसिड और इसके सॉल्ट में CH3COOH मैंने लिया है ना, CH3COOH लिया है मैंने, ये क्या है, एक वीक एसिड है, क्या है, एक वीक एसिड है। और वीक एसिड के साथ मैंने क्या लिया, उसी के जितना सॉल्ट, मतलब सोडियम एसीटेट ले लिया मैंने, है ना। जैसे यहाँ पे H, वहाँ यहाँ पे Na, इस तरह से अपन ने क्या ले लिया, वीक एसिड के साथ उसका सॉल्ट ले लिया, तो अपन किसके लिए बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बन गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है, कि मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है, इससे ज़्यादा ईजी तरीका कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसी वीक बेस और उसी का सॉल्ट, बस यही करना है आपको, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, अगर आपको बफर सिस्टम बनाना है। ठीक है, और बफर सिस्टम की डेफिनेशन मैं समझा ही चुका हूँ आपको। तो बफर सिस्टम स्पेसिफिकली क्या करेगा, बफर सिस्टम क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, अगर उसमें अपन डालेंगे दूसरा कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस उसमें अपन डालेंगे, तब क्या करेगा ये कैन नॉट चेंज द पीएच, मतलब उसके चेंज ऑफ पीएच को क्या रोकेगा, मतलब उसके पीएच को चेंज होने नहीं देगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा इस स्लाइड में मैंने समझाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बफर सिस्टम पूरी तरह से समझ में आया होगा, और इसके आप प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लो पूरी स्लाइड से। ठीक है, तो आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको प्रॉपरली लिख लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा बफर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आप, आई होप आप रिवीजन कर रहे होंगे और पूरा का पूरा आपको याद होगा। तो इसी तरह हम बात करेंगे बफर कैपेसिटी के बारे में। बफर कैपेसिटी क्या है सर? अब बफर कैपेसिटी का मतलब कि भाई किसी बफर सिस्टम की क्या कैपेसिटी हो सकती है कि वो पीएच चेंज को रोके, क्या पीएच चेंज को रोके, अगर अपन उसमें कंटिन्यूसली एसिड और बेस कंटिन्यूसली मिलाते जाए, है ना। और इसी वर्ड को, इसी चीज को अपन यहाँ पे वर्डिंग में समझते हैं। ठीक है, बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अ मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस एबल टू change the pH of a 1000 ml buffer solution। ठीक है, buffer capacity is defined as a more strong acid and base able to change the pH of a 1000 ml buffer solution। फिर से उसका मीनिंग बस समझा दूं आपको, तो समझिए इस चीज को। ठीक है, किसी भी बफर सिस्टम की बफर कैपेसिटी वह कहलाती है जिसमें वह अपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को लगातार मिलाने पर 1000 ml में बफर सॉल्यूशन को 1000 ml में बफर सॉल्यूशन को एक यूनिट से, मतलब एक पीएच यूनिट से बढ़ाने में हेल्प करता है, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, बफर कैपेसिटी। ठीक है, 1000 ml बफर सॉल्यूशन में जब तक मिलाएंगे जब तक उसका पीएच एक से कम नहीं हो जाता या एक से बढ़ नहीं जाता, डिपेंड करता है क्या डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो या बेस डाल रहे हो। आई होप आपको ये पूरी की पूरी डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो अपन अभी आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, एक यूनिट का मतलब है एक यूनिट ऑफ पीएच। ठीक है, आई होप आप देख रहे होंगे, इस चीज को स्पेसिफिकली समझ रहे होंगे। तो अपन अगर बात करें लार्जर द बफर कैपेसिटी, मतलब जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी होगी उतना ही क्या बेटर अपना बफर होगा, जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी होगी उतना अच्छा हमारा बफर होगा, है ना। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक लाइन लिखना बहुत जरूरी है व्हेन वी स्टडी बफर कैपेसिटी। ओके, देन अपन अगर बात करें कि सर हमको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंस समझाइए। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होते हैं? वीक एसिड वो एसिड होते हैं
जो इजीली नहीं टूटते या इजीली अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं करते। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो अपना इजीली प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। ठीक है, और उसी तरह अपन अगर स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस की बात करें तो वीक बेस कौन से होंगे? जो जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं करते। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो जो अपना हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोनियम आयन जल्द से जल्द डोनेट कर देते। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस बता दिया एक छोटा सा, क्योंकि जिस टाइम मैंने आपको एसिड बेस के पूरे कॉन्सेप्ट समझाए उस टाइम मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस को पूरी तरह डिटेल में समझाया। बस मैंने एक छोटा सा रिवीजन करा दिया आपको। जब अपन किसी भी वीक बेस को क्या करते हैं? वीक बेस को अपन पानी में डालते हैं, तब क्या होगा? वो डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होने के साथ साथ वो क्या होगा? अपने आयंस में टूटेगा। अपने आयंस में टूटेगा। जब अपन इसको क्या करेंगे? वीक एसिड को डिसॉल्व करेंगे इन वाटर, तब क्या होगा? ये अपने आयंस में टूट जाएगा। क्या करेगा? अपने आयंस में टूट जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब टूटना। ठीक है, टूटना। और इस टूटने को अपन एसिड की लैंग्वेज में समझे। अब इसी टूटने को अपन बेस की लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे ही हम किसी वीक बेस को क्या करेंगे? किसी वाटर में डालेंगे। क्या करेंगे? वाटर में डालेंगे, तो क्या होगा? ये भी टूटेगा। किसमें टूटेगा? अपने बेसिक आयंस में। कौन से बेसिक आयन में? सबसे पहले रिलीज होगा प्रोटॉन, फिर उसके बाद क्या रिलीज होगा? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या डिनोट करता है? कि ये क्या है? एक बेस है। ठीक है, अब इन दोनों की कैपेसिटी या इन दोनों की पावर, डिसोसिएशन पावर क्या ऐसे डिफाइन करेंगे अपन? इन दोनों की डिसोसिएशन पावर अपन हेंडरसन-हेसलबेक इक्वेशन के द्वारा समझेंगे। ठीक है, अब मैंने पूरा का पूरा आपको बफर कैपेसिटी समझा दिया। अब क्या बचा? सिर्फ आपका हेंडरसन-हेसलबेक इक्वेशन के द्वारा इन एसिड, वीक एसिड और वीक बेस का आपको बफर कैपेसिटी निकालना सिखाना है। बस अब पहले आप इस पूरी स्लाइड को देख लीजिए और पूरी तरह से समझ के इसको अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, आपको मैं समय दे दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको वीडियो को रोक के आप इसके प्रॉपर नोट्स बना ले। ठीक है, तो आई होप आपको टाइम मिलते ही कर लेंगे आप। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने समझा बफर कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, बफर कैपेसिटी की पूरी डेफिनेशन मैं समझा चुका हूँ और बफर कैपेसिटी में हम समझ रहे थे कि किस तरह से कोई वीक एसिड या वीक बेस डिसोसिएट होता है और उसके ऊपर उसकी डिसोसिएशन का उसके पीएच पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसको अपन काय में समझ रहे थे? हेंडरसन-हेसलबेक इक्वेशन में। अब उसी तरह अपन फॉर वीक एसिड के लिए समझना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक बेसिक इक्वेशन आपको पिछली स्लाइड में लिखवाया है ना। उसी बेसिक इक्वेशन से क्या है? ये एक वीक एसिड है ना, एक वीक एसिड है ये। वीक एसिड का डिसोसिएशन कब हुआ? जब उसको अपन ने क्या डाला? पानी में डाला, है ना। पानी में डालते ही क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन अलग हुआ और हमारा बेस अलग हुआ। माइनस जहां भी दिखे वो क्या है? बेस है। ठीक है, बेस पार्ट आपका अलग हुआ हाइड्रोजन से। ठीक है, काउंटर आयन भी बोल सकते हो आप इसको, काउंटर आयन बोलना सही है। हाइड्रोजन आयन कहाँ से अलग हुआ? अपने काउंटर आयन से। फिर अपन ने इसको क्या लिया? एक डिसोसिएशन कांस्टेंट के थ्रू लिया। ठीक है, तो जब भी अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट के थ्रू लिखते हैं तो जो राइट हैंड साइड में जो चीज़ें पूरी की पूरी, राइट हैंड साइड में पूरी की पूरी चीज़ें, इसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह अपन क्या लेंगे? इसका
नेगेटिव या फिर उसको इन्वर्स लेंगे, नेगेटिविटी या उसका इन्वर्स लेंगे, मतलब उसको उल्टा कर देंगे, तब कहा जाएगा ये कि ये जाएगा डायरेक्ट अपने जो काउंटर आयन है उसके पास जाएगा, और हाइड्रोजन आयन कहा जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज पूरी तरह से। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, -1 लिखेंगे, है ना। -1 अपन ने लिख दिया, रीजन है अभी सामने बता दो क्या रीजन है ना। तो अपन ने इसका इन्वर्स ले लिया पूरी तरह, फिर इसका अपन क्या लेंगे, लॉग लेंगे। आपने अगर लॉगरिथम 10th में पढ़ा होगा, 10th से ही चालू होता है सबको लॉगरिथम, लॉग टेबल्स एक्चुअली 9th से ही चालू हो जाता है, बट उसका यूज अपन 10th में आके सीखते हैं। तो अपन ने क्या लिया, दोनों साइड का लॉग ले लिया। लॉग लेने पर अपने को क्या मिला, ये जो माइनस साइन था ये कहाँ पहुंच गया, सामने में पहुंच गया, और अपने को क्या मिला, ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको मैंने एक डेफिनेशन बताई थी पीएच की, कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। ठीक है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं। और अपन अगर इधर का लॉग ले रहे हैं तो अपन ने एक चीज नोटिस करी कि भाई ये जो Ka है ये क्या है, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का लॉग नहीं लगता। फिर किस हिसाब से लेंगे इसको, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa बोल देंगे इसको। ठीक है, आप कैसे बोल देंगे, Ka को pKa बोल देंगे, और दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड का क्या करेंगे अपन, लॉग ले लेंगे। दोनों साइड का लॉग लेते हैं बराबर, दोनों साइड का क्या लेंगे अपन, लॉग लिया अपन ने। फिर पूरा का पूरा जो यहाँ का इक्वेशन था, आपका पूरा का पूरा इक्वेशन सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा इक्वेशन सेम टू सेम रहेगा। और अगर अब मैंने आपको एक कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस की डेफिनेशन बताई थी, तो उस डेफिनेशन में आपको पता होगा कि अगर कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, काउंटर आयन का काम करता है कहाँ, हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या होगा आपका कॉन्जुगेटेड बेस, और नीचे वाला क्या हो गया, एसिड। तो इसी तरह अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच डिपेंड करता है काय पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कॉन्जुगेटेड बेस और उसके ओरिजिनल एसिड पे। ठीक है, यही इसका सारांश है ना। इस तरह से आपको ये चीज़ कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा, मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दी क्योंकि पेपर में लिखना है ना। शॉर्ट है, आराम से कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने करवाया है उसी तरह से करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अपन बेस का समझे तो बेस को भी अपन क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे। जब अपन इसको काय में डालेंगे, पानी में डालेंगे। ठीक है, पानी में डालते बराबर क्या रिलीज हुआ, ये हमारा क्या रिलीज हुआ, ये हमारा एसिड रिलीज हुआ। एसिडिक पोर्शन मतलब हमारा काउंटर आयन, और ये क्या, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज हुआ मतलब हमारा बेस रिलीज हुआ। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, Kb के फॉर्म में लिख लेंगे। Kb मतलब आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन काउंटिंग नंबर या कांस्टेंट अपन इसको बोलते हैं। इसको भी अपन क्या लेंगे, इनवर्स में लेंगे। कैसे लेंगे, जब अपन Kb को यहाँ भेज रहे सीधा और इसको यहाँ भेज रहे, तो एक तरीका होता है कि डायरेक्ट एक पद का आप क्या ले लो, इनवर्स ले लो, और उसका लॉग लेते बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ का जो माइनस है यहाँ पहुँच जाएगा सीधा। ये लॉग के रूल्स है। ठीक है, स्पेसिफिक रूल है, इसलिए स्पेसिफिकली समझा रहा हूँ। और अपन ने जो Kb है, Kb क्या है, कांस्टेंट है, उसका लॉग नहीं लगता। ठीक है, और जो हमारा लॉग कहाँ लगना है, यहाँ और यहाँ लगना है। फिर अपन इसी चीज को फिर से ध्यान से देखेंगे, फिर अपने को क्या समझ में आएगा कि भाई ये तो अपना कॉन्जुगेटेड एसिड है, और ये जो नीचे वाला ये क्या है, बेस है ना। उसी तरह किसी भी बेस का क्या डिसोसिएशन, किसी भी बेस का पीएच डिसोसिएशन, किसी भी बेस का पीएच, उसके डिसोसिएशन और उसके कॉन्जुगेटेड एसिड और उसके बेस पे डिपेंड करता है। आई होप
आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझने में दिक्कत जा रही है तो इसको एक बार फिर से आप बना के देखिए प्रॉपर जिस वे में मैंने बनाया है, और आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 से 3 बार में आपको ये पूरी तरह से आ जाएगा, और समझने के साथ साथ आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच किस पे डिपेंड करता है, उसके डिसोसिएशन पे और उसके कॉन्जुगेटेड बेस पे। ठीक है, तो यही था अपना हंडरसन हेसलबेक इक्वेशन में। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी तरह। ठीक है, पूरी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको वीडियो को रोक के आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आपको 2 सेकंड का समय मैंने दे दिया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और रोक के पूरी तरह से लिख लिया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।